आज हम करेंगे डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स, वही सॉलिड स्टेट का। और मैं 3 न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी आपको, मतलब समझ में आ जाएगा किस तरह से ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसको वाले ऐसे क्वेश्चन जो बेसिक है, सो इस वाले क्वेश्चन में आपको फार्मूला भी पता चल जाएगा कैसे फार्मूला का जो डेरिवेशन है वो आया। देखिए फर्स्ट में आपके पास क्या है, एन क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन एलिमेंट हैज़ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल स्ट्रक्चर विद अ सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर। द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमारे पास डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी के वही हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, और वहीं से आपका डिविजन में क्या आ जाता है, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। सो जो आपका डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल है, आई होप दिख रहा होगा आपको, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल है वो कितना गिवन है, 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका डेंसिटी का यूनिट होता है। एंड ये डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल हमको यहाँ गिवन है 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा, और जो डेंसिटी का ऑफ द यूनिट सेल का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, मास ऑफ द यूनिट सेल, मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, सो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल भी गिवन होगा कैसे। देखिए यहाँ पर हमारे पास एच लेंथ गिवन है, मतलब साइड गिवन है विच इज़ 288 pm। मतलब यहाँ पर 288 pm का मतलब ये होता है कि जो पिकोमीटर होता है वो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, मतलब पर्टिकुलर यूनिट मेजरमेंट में मतलब सॉल्व किया जाता है। मतलब ज़्यादातर हम जो 1 पिकोमीटर है उनको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं 10⁻10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है टू कन्वर्ट इनटू द सेंटीमीटर फॉर्म। अगर हमको 1 पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 10⁻12 में कन्वर्ट करते हैं हम। ठीक है, सो ज़्यादातर आपका सेंटीमीटर देखा जाता है, तो हम सेंटीमीटर को ही चूज़ कर लेते हैं। और 288 इंटू 10⁻10 में कन्वर्ट हो चुका है, ये क्या है आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, अब हमारे पास एक और चीज़ बताया जाता है कि जो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल होता है या फिर वॉल्यूम ऑफ द एनीथिंग, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बताया जाए। आप वॉल्यूम ऑफ द एनीथिंग मैंने इसीलिए कहा क्योंकि अलग अलग सॉलिड के अलग अलग वॉल्यूम निकलेंगे। या मैं सिर्फ अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूँ तो हमें पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है वो कैसे निकलता है, ए क्यूब। मतलब अगर हमारे पास ए का वैल्यू, एच लेंथ का वैल्यू, साइड का वैल्यू 288 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर है, सो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आता है वो कितना हो जाता है, ए क्यूब। मतलब इस पूरे वैल्यू को उठा के हम होल क्यूब कर देते हैं। सो 288 को आपको क्यूब करना पड़ेगा और 10⁻30 हो जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर फंक्शन लगता है। सो 10 जो आपका 3 आएगा ब्रैकेट के बाद वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इसका वो होल क्यूब और ये पूरा आपका मिला के हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और ये आपका कितना था, 288 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, ये आपका क्यूब में कन्वर्ट हो गया, है ना। और ये पूरा मिला के आपका क्या आ गया, आपका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ओके। तो मैं आपको ये वाला एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब भी आपके पास बड़े बड़े जो कैलकुलेशंस हैं वो जब क्यूब में आ जाते हैं ना, सो क्यूब में आने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है। मतलब डेसिमल हम वहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं जहाँ तक वो बहुत छोटे सम में आ रहा हो। ऐसा नहीं कि हम जैसे अगर 1 पॉइंट ऐसे आएगा तो हम यूज़ कर सकते हैं, पर अगर उससे ज़्यादा कर दिए, 0 पॉइंट कर दिए तो ज़्यादा उसका जो मतलब स्थायित्व है या फिर हम बोले कि उसका जो सोल्यूशन है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बनता। तो अगर मैं 288 को ऐसे कन्वर्ट की कोशिश करूँ पॉइंट में तो 2.39 समथिंग आएगा, और जो आपका पॉइंट के बाद का जो वैल्यू रहता है उसको अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली 7 को हटा दूँ, ठीक है, 7 डिजिट्स को हटा दूँ तो इंटू 10⁻30 प्लस 7 हो जाएगा, पूरा मिला के 2.39 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब ये आपके पास एक वैल्यू आ गया। किसका है ये वैल्यू, किसका वैल्यू है, ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का वैल्यू है। ठीक है, ओके। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको क्या निकालना है हमको निकालना है मास ऑफ द यूनिट सेल। सो मास ऑफ द यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, देखिए जो मास ऑफ द यूनिट सेल रहता है वो एक्चुअल में मास
ऑफ द यूनिट सेल जो रहता है वो एक्चुअल में डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ही तो होता है ना। सो अगर हमारे पास डेंसिटी गिवन है 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में और जो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है वो गिवन है 2.39, ये वॉल्यूम है ना v इंटू में है, इज इक्वल्स टू 2.39 इंटू 10⁻30 है ना। और हाँ, ये सेंटीमीटर जो है, ये जो सेंटीमीटर है इसको मुझे -3 में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटीमीटर है वो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में जो है वो ऊपर से नीचे है, मतलब सेंटीमीटर कितना हो जाएगा -3 है ना। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर कट जाएगा और मास ऑफ द यूनिट सेल हमारे पास आ जाएगा कुछ इतना। मल्टीप्लाई करके मैं सिंपल कर दे रही हूँ, आप कैलकुलेटर से देख लेना। मास ऑफ द यूनिट सेल कितना आ जाएगा 7.2 इंटू 2.39 इंटू 10⁻, मैंने यहाँ पर 30 लिख दिया, ये 23 है ना। अच्छा, सो यहाँ पर आपका जो वैल्यू आने वाला है वो कितना आने वाला है 1.7 इंटू 10⁻22 ग्राम। ठीक है, ओके। सो मास ऑफ द यूनिट सेल निकल गया। अगेन जो मास ऑफ द यूनिट सेल रहता है, जो मास ऑफ द यूनिट सेल रहता है, ठीक है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। जिस यूनिट सेल की बात हो रही है, जैसे कि यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात हो रही है, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं उसको लिखना है इनटू मास ऑफ ईच एटम। ठीक है, मास ऑफ ईच एटम ये गिवन नहीं है, सो इसको ही हम फाइंड करेंगे। सो हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, हमने मास ऑफ द यूनिट सेल हमको फाइंड मिल गया, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल पता होता है बीसीसी में। सो हमको फाइंड करना पड़ेगा मास ऑफ ईच एटम। सो हमारे पास कैसे आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻22 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा 2, क्योंकि बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन 2 रहता है, इनटू मास ऑफ ईच एटम हमको फाइंड करना है। मास ऑफ ईच एटम को हम लिख देते हैं x से। ठीक है, अच्छा, सो यहाँ पर 2x इज इक्वल्स टू 1.7, से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻22 अपॉन में 2, और इसका पूरा आपका जो वैल्यू आने वाला है 0.85 इंटू 10⁻22 कितना आएगा, ग्राम में आ जाएगा कन्वर्शन। ओके, सो यहाँ पर आपका जो मास ऑफ द यूनिट सेल है वो फाइंड हो गया। अब जो मास ऑफ द यूनिट सेल का फॉर्मूला रहता है ना, फर्दर वो हो जाता है, कितना हो जाता है मोलर मास या एटॉमिक मास। मोलर मास ही हम अभी के लिए करेंगे, क्योंकि जो आपका मतलब डेंसिटी का वैल्यू है वो ज़्यादातर मोलर मास में होता है। मोलर मास अपॉन में क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर ये आपका मास ऑफ ईच एटम का क्या है फॉर्मूला। सो मोलर मास को हम कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं, और जो अवोगाड्रो नंबर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, N से। ठीक है, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, सो हमारे पास अवोगाड्रो नंबर अवेलेबल होता है, हमारे पास मास ऑफ द यूनिट सेल भी पता है, बस हमको मोलर मास निकालना होगा। सो मोलर मास कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, दोनों का वैल्यू पता है तो। सो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन करके बताऊँ, सो आपका आंसर आने वाला है कितना आएगा 0.85 इसका वैल्यू है इसका, और अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है ना। सो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू। सो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूँ तो हमारे पास टोटल आ जाएगा सब मोलर मास 51.2 ग्राम। सो 51 मैं इसका अप्रॉक्सीमेट ले लेती हूँ, और 51 ग्राम आपका मोलर मास आ गया। अब देखिए, अब अगर हमारे पास मोलर मास 51 ग्राम है। सो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर हमको एक एटम का मास मिल गया 51 ग्राम, सो हाउ मच एटम कंटेन्स 208 ग्राम। देखिए यहाँ पर पूछा था ना
हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारे पास एक एटम का मास मिल गया 51 ग्राम, तो एक्स एटम का 208 ग्राम होगा, मतलब एक्स एटम ऐसे फाइंड करना होता है 208, सो एक्स इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 208 डिवाइडेड बाई 51। सो यहाँ पर अगर हमारा एटम आए या फिर मैं बोलूँ कि मोल्स आए, वो कितना आ जाएगा 4, मतलब नंबर ऑफ मोल्स हमारा यहाँ पर निकल गया। एक्चुअल में ये 1 मोल की बात हो रही है ना, मोल की, ऐसे मोल मतलब 4 मोल्स कंटेंस 208 ग्राम ऑफ वेट, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गए 4। अब हमारे पास मोल्स आ गए, एटम्स में आपका जो है कैलकुलेशन मांग रहा है, सो एटम्स कन्वर्ट करने के लिए कितना करना पड़ता है 4 इंटू 6.22 इंटू 10⁻23 विच इज़ योर अवोगाड्रो कांस्टेंट। इट इज़ यूज्ड फॉर फाइंड द परफेक्ट नंबर ऑफ एटम्स मोल्स आयंस ऐसे। सो आपका इसका कितना आ जाएगा 24.022 इंटू 10⁻23 है ना। और अगर मैं यहाँ से आपका यूनिट सेल भी निकल जाएगा। अगर एक यूनिट सेल में, एक BC यूनिट सेल में 2 एटम्स होते हैं, सो एक्स नंबर ऑफ यूनिट सेल में, यूनिट सेल इतने एटम्स अगर अवेलेबल हुए, सो कितने यूनिट सेल होंगे। सो अगेन 2x इज इक्वल्स टू 24.022 इंटू 10⁻23। सो x इज इक्वल्स टू 24.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 2। सो यहाँ पर 12.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ यूनिट सेल विल बी कंटेन्स 24.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है, ये एटम है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से एटम्स निकाला जाता है, यूनिट सेल निकाला जाता है। और यहाँ से हम अपना जो है डेंसिटी का पूरा थ्योरी है वो समझ चुके हैं कि क्या है डेंसिटी का मतलब, मैंने समझा दिया था। और उसी डेंसिटी से हमको क्या पता चला कि डेंसिटी इज नथिंग बट द मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वहीं से हमको पता चला कि मास ऑफ द यूनिट सेल एक्चुअल में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर द टाइप ऑफ यूनिट सेल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज एज BCC विच इज बॉडी सेंटर्ड कंटेन्स 2 एटम्स पर 1 यूनिट सेल। एंड इनटू क्या करना पड़ता है, मास ऑफ द यूनिट सेल को निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। मास ऑफ ईच एटम गिवन नहीं था, सो मास ऑफ ईच एटम हमको निकालना पड़ा। हमने मास ऑफ द यूनिट सेल को डिवीजन को और जो वैल्यू हमारे पास इक्वेशन में था उनको दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। और फिर अगर हमको इक्वेशन इक्वेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया मास ऑफ द ईच एटम का। मास ऑफ द ईच एटम का जब हमको आंसर मिल गया तब हमने क्या किया, जो मास ऑफ द ईच एटम का फॉर्मूला होता है विच इज़ नथिंग बट द मोलर मास या फिर एटॉमिक मास। सो अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी वी हैव टू कंटेन्स द मोलर मास। तो मोलर मास अपॉन कितना हो जाता है, मोलर मास अपॉन हो जाता है आपका अवोगाड्रो नंबर, वेयर वी हैव द अवोगाड्रो नंबर वैल्यू 6.22 इंटू 10⁻23 और 6.022 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वी हैव द मास ऑफ द ईच एटम वैल्यू। सो यहाँ से हमारे पास जो है मास या फिर मैं बोलूँ मोलर मास का जो वैल्यू निकल गया वो आ गया। और अगेन हमारे पास अगर मोलर मास ऑफ 1 मोल अगर हमारे पास आ गया, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ गिवन रिक्वायर्ड mass. So 208 gram of mass is required for this question. Again we are easily available to find out the number of moles, and if number of moles is getting, so then we will always trying to find the number of atoms by multiplying with again the Avogadro number which is 6.022 into 10⁻23. So हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 24 into 10⁻23 एटम्स। अगेन हमारे पास एटम्स आ गए, सो हमने बहुत इजीली ये भी फाइंड कर लिया कि कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल रहते हैं फॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। सो अगेन हमको ये अच्छे से याद रखना है कि बॉडी सेंटर्ड की बात हो रही है या फेस सेंटर्ड की बात हो रही है। अगर फेस सेंटर्ड की बात हो तो जेड का वैल्यू चेंज हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर सिंपल की बात होती तो 1 हो जाता जेड का वैल्यू। सो वही हमको ध्यान रखना पड़ता है, बाकी सब आपको गिवन रहता ही है। हमको 1 by 1 जैसे जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसका वैल्यू रख देना पड़ता है, देन यू विल बी गेटिंग योर आंसर इजीली। ओके, सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट आए ऐसे क्वेश्चन पे, सो आप प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए, आई विल सॉल्व इट बाय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। सो चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट हैविंग एफसीएल स्ट्रक्चर इज 60 ग्राम पर मोल। इफ द लेंथ ऑफ फेस एच इज 400 pm देन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट। देखिए यहाँ पर फेस एच की बात दी हुई है, मतलब
हम अगेन ए का वैल्यू फाइंड कर लेंगे 400 पिकोमीटर से सेंटीमीटर मीटर पर। सो 400 को अगर पिकोमीटर को हमको सेंटीमीटर में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 400 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। ये आपका सेंटीमीटर कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, अब एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट हैविंग ऐसे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मतलब एक आपका एटॉमिक मास दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल। देखिए कभी कभार ऐसा मोलर मास या एटॉमिक मास में ऐसे दे देता है, तो आपको अगर ये मोलर में कन्फ्यूजन हो तो आपको याद रखना है कि जो 6.022 के में ये जो मल्टीप्लाई होने वाला है, सो ये अगेन अपना जो मोल है वो कन्वर्ट कर देगा एटम्स के अकॉर्डिंग, और एटम्स का कोई भी यूनिट नहीं होता, वो जस्ट एटम्स के फॉर्म में रहता है। सो हमको ये वाला पार्ट को इतना ज़्यादा मतलब डरना नहीं है। सो यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट हैविंग एब्सोल्यूट स्ट्रक्चर इज 60 ग्राम पर मोल है। सो हमें यह पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास से हमारा क्या निकल सकता है, एटॉमिक मास से हमारा क्या निकल सकता है, या फिर मैं बोलूँ कि मोलर मास से हमारा क्या निकल सकता है, 60/6.022 इंटू 10⁻23। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये एक्चुअल में होता है मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम। ठीक है, ये एटम हो सकता है, मोल हो सकता है, आपको बस याद रखना है कि एक्चुअल में ये एक मोल का कंसंट्रेशन दिया हुआ रहता है ज़्यादातर डेंसिटी में। ठीक है, और डेंसिटी में ही चेंज हो जाता है ज़्यादातर सेंटीमीटर पर, मतलब जो पिकोमीटर होता है एज लेंथ का। ओके, सो ये यहाँ से हम अगर इसको डिवाइड करके देखें तो हमारे पास मास ऑफ ईच एटम आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इसका पूरा का वैल्यू कितना आ जाएगा पता है, 9.9 इंटू 10⁻⁻23। एज द 23 इज इन द डिनोमिनेटर फॉर्म, सो वी विल कन्वर्ट इट इन टू द न्यूमरेटर फॉर्म, सो वी विल हैविंग द 23 एज इन इनवर्स, so we will having the 23 as in negative। so आपका ये मास ऑफ ईच एटम का आ जाएगा। अगेन अगर हमारे पास मास ऑफ ईच एटम का वैल्यू आ चुका है, so हमें ये पता होना चाहिए कि मास ऑफ द यूनिट सेल, मास ऑफ द यूनिट सेल कितना होता है, मास ऑफ ईच एटम या ईच मोल इनटू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। यहाँ कौन सी यूनिट सेल की बात हो रही है, कौन सी यूनिट सेल की बात हो रही है, एफसीसी। सो एफसीसी में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल, 4। सो मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू दिस वैल्यू विच इज मास ऑफ ईच एटम, सो 9.9 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, इसको उठाकर अगर पूरे को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ। और अगेन हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल भी हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या होता है, ए क्यूब, मतलब एज लेंथ का क्यूब। सो वी विल हैविंग द 400 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब, सो इट इज लाइक 64,000,000 इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अच्छा, और अगेन मैं अगर 6 पॉइंट लगाने की कोशिश करूँ तो 6.4 इंटू मतलब +7 है यहाँ पर -30, से कैसे हो जाएगा, 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब हमको ये पता होना चाहिए कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास ऑफ द यूनिट सेल, मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, है ना। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ द यूनिट सेल कितना है, 4 इंटू 9.9 इंटू 10⁻23 माइनस में अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विच इज़ 6.4 इंटू 10⁻⁻23। सो -23 का बेस सेम है, 10 तो यहाँ पर कट हो जाएंगे। सो 4 इंटू 9.9 डिवाइडेड बाई 6.4, मतलब यहाँ पर 4 इंटू 9.9 अगर मैं करने की कोशिश करूँ तो कितना आ जाएगा, 9.9 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 9 4 36 का 3, 9 4 36 39, सो इट इज़ लाइक 39.6। सो 39.6 अपॉन 6.4 इज इक्वल्स टू, आपको इसका डिवीजन करके देखना पड़ेगा। सो यहाँ पर पूरा हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 6.2 समथिंग विच इज़ लाइक ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब सेंटीमीटर यहाँ था और ऊपर में ग्राम था, मोल मैंने बता दिया था कि मोल को हमने एटम्स में कन्वर्शन करने के बाद 6 पॉइंट अवोगाड्रो में आ जाता है, मतलब नो यूनिट। सो इट इज़ लाइक ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब ऑफ द वैल्यू ऑफ डेंसिटी। सो डेंसिटी का हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 6.2 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। ये आपका डेंसिटी का आंसर आ जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स,
हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिल्वर हैज़ एन एटॉमिक रेडियस 0.144 नैनोमीटर, व्हाट वुड बी द डेंसिटी इफ वी आर टू क्रिस्टलाइज इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अगर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए, सो सिंपल क्यूबिक लैटिस का कितना हो जाता है रेडियस। देखिए इन तीनों को सॉल्व करने से पहले हमको एक चार्ट याद होना चाहिए। कौन सा वाला चार्ट? रेडियस वाला चार्ट, है ना, नियरेस्ट लेवल डिस्टेंस वाला। रेडियस कितना था फॉर SCC विच इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फॉर BCC फॉर FCC। ठीक है, देखिए SCC कितना था एच लेंथ अपॉन 2, BCC के लिए कितना था √3/4a, और FCC का कितना था a/2√2। ठीक है, सो इसके इक्वल में रेडियस को रख के हम एज लेंथ का वैल्यू निकालेंगे, एज लेंथ निकालेंगे तो वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे तो डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी निकालेंगे तो हो गया। अब सो हमारे पास फर्स्ट में दिया हुआ है कि रेडियस फर्स्ट में हमारे पास 0.44 नैनोमीटर है। सो एक काम करते हैं, हम 1 नैनोमीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर, चाहो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो मैं मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू कितना मीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, सो कितना हो जाएगा 144 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, है ना, क्योंकि 144 अपॉन में 1000 तो आएगा ना, 0.144 है, सो 1000 का ऊपर 10⁻³ हो जाएगा और माइनस साइन है तो -9 प्लस -3 इज इक्वल्स टू -12 मीटर। ठीक है, ये आपको क्या आ गया नैनोमीटर का मीटर कन्वर्शन। सो ये आपको क्या है रेडियस है ना, और ये रेडियस आपका एवरी टाइम चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट ऑफ यूनिट सेल वैल्यू। सो आपका फर्स्ट में कितना है SCC का a/2, मतलब R इज इक्वल्स टू 144 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल्स टू a/2। इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 288 इंटू 10⁻⁻12 आ जाएगा। ये एज लेंथ आ गया फॉर सिंपल। ठीक है, अच्छा अब इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालने की कोशिश करूँ, इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालने की कोशिश करूँ तो कितना आ जाएगा a³, है ना, और 288 का हो जाता है 2.39, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, इंटू 10⁻⁻12 है, तो ये क्यूब में अगर ब्रैकेट में सॉल्व करते 10⁻12 3 से तो -36, और -36 प्लस 7 इज इक्वल्स टू -29 हो जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डेसिमल लगा के छोटा कर दिया वैल्यू। सो 2.39 इंटू 10⁻⁻29 मीटर क्यूब ना, मीटर क्यूब। ये आपको क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा फॉर द वॉल्यूम, है ना। अब हमारे पास क्या इम्पॉर्टेंट है, मास ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, मास ऑफ द यूनिट सेल। देखिए मास ऑफ द यूनिट सेल कैसे निकलता है, मास ऑफ द यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू कितना हो जाएगा मास ऑफ ईच एटम। देखिए नंबर ऑफ यूनिट सेल पर यूनिट सेल तो पता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू द यूनिट सेल विच चेंज हो जाता है एटम्स, मास ऑफ ईच एटम ना। देखिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मतलब हमारे पास अगर सिंपल के लिए तो 1 हो जाएगा, और इनटू मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम क्या होता है एटॉमिक मास अपॉन में अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अच्छा सो मास ऑफ ईच एटम यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना। देखिए हमारे पास फर्स्ट में क्वेश्चन में गिवन था कि सिल्वर हैज़ एन एटॉमिक रेडियस, सिल्वर का हमारे पास एटॉमिक मास पता होना चाहिए। सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 होता है, तो इजी आपका फैक्टर आ जाएगा 107.86 ग्राम अपॉन में अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, और इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना आएगा 17.91 समथिंग, और 10⁻⁻23 आएगा ना, क्योंकि ऊपर गई थी मैं, और ये आ जाएगा आपका मास ऑफ द ईच एटम का वैल्यू। मास ऑफ द ईच एटम का वैल्यू आ गया, तो यही आपका सिंपल का आ जाएगा। अगेन हमारे पास जो मास ऑफ द यूनिट सेल है ना, मास ऑफ द यूनिट सेल है वो यही आ जाएगा, क्योंकि 1 होता है ना, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अच्छा कितना आ जाएगा 17.91 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, ग्राम। अच्छा सो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा मास ऑफ द यूनिट सेल, मतलब
17.91 इंटू 10⁻³ अपॉन में कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना था, 2.39 इंटू 10⁻⁻29 ना, 2.39 इंटू 10⁻⁻29। इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो हमारे पास 7.5 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा, -29 ऊपर जाके +6 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ग्राम में था, और ये आपका मीटर, यहाँ मीटर था ना, मीटर क्यूब, सो मीटर क्यूब कन्वर्टेड एज -3। अगेन ग्राम को अगर हम केजी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 kg। सो इट इज़ नथिंग बट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10 क्यूब kg। सो अगर हम 6 को अगर मैं -3 करने की कोशिश करूँ, 6 को अगर मैं -3 करने की कोशिश करूँ, कैसे आ जाएगा, 10 6 - 3 इज इक्वल्स टू 10⁻³ kg मीटर इनवर्स क्यूब, और इट इज़ द 7.5 वैल्यू, है ना। ये आपको सिंपल क्यूबिक के लिए आ गया। अब हमको नेक्स्ट सॉल्व करना है FCC का, विच इज़ स्पेस सेंटर्ड। ओके, सो फ्रेंड्स हमारे पास SCC का आ गया था, अब वही हम BCC के लिए निकालेंगे। सो BCC कितना होता है, कितना हो जाता है, √3/4r, मतलब 1। सो इसको अगर हम r के अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करें तो कितना आ जाएगा, 4r इज इक्वल्स टू √3a, और यहाँ से हम a का वैल्यू निकालेंगे 4r/√3। मतलब यहाँ पर हमारे पास r जो कांस्टेंट वैल्यू था वो कैसा था, 144 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, है ना। और r को अगर हम कन्वर्ट करने की कोशिश करें, मतलब वैल्यू रखने की कोशिश करें तो कितना आ जाएगा, a का वैल्यू 332.56, है ना, और इंटू 10⁻⁻12 मीटर। इसको मुझे होल क्यूब करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, है ना। अच्छा, तो इसका पूरा कितना आ जाता है, मतलब ये पूरा मिला के मैं आंसर ला रही हूँ, ठीक है। मतलब 144 का क्यूब करने के बाद, मतलब ये पूरा आंसर लाने के बाद मैं आपको ये वाला बता रही हूँ, ठीक है। ओके, मतलब इसका पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसका जो वैल्यू आएगा वो पूरे का मैं मिला के क्यूब ला रही हूँ आंसर। सो क्यूब आपका सिंपल इसका निकल गया है, सिर्फ आपका इसका क्यूब निकल रहा है, ठीक है, ये वाले का। सो -12 इंटू 3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है, -36। सो -36 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सम -29। सो ये वाला आपका 332.56 इंटू 10⁻⁻29 होगा, और ये आपका वॉल्यूम मांग रहा है, और ये आपका मीटर में क्यूब रहेगा, और जो आपका मास ऑफ द ईच यूनिट सेल था वो तो कांस्टेंट था, विच इज़ मास ऑफ द ईच यूनिट सेल, वो तो कांस्टेंट था क्योंकि हमने सिल्वर का निकाल दिया था एटॉमिक मास से, जो अवोगाड्रो नंबर के डिवीजन से। सो मास ऑफ द ईच एटम हमारे पास कांस्टेंट था, विच इज़ 17.91 ग्राम, और यही से आपका जो है मास ऑफ द यूनिट सेल निकल जाएगा, विच इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ये BCC के लिए बात हो रही है, सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 32.56, ठीक है, 36.52, ठीक है, 36.5686। सो मास ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 17.91। सो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2 × 2, 9 × 18 का 1, 7 × 14, 15 का 1, एंड 2 × 2 3, ठीक है, मतलब 36 पॉइंट ऐसे आ रहा, तो 35.82 मैंने लगा लिया, और 35.82 को मैं अगर डिवाइड करने की कोशिश करूँ 332.56 के साथ, सो मेरा कितना आ जाएगा, ये कितना था, 2 इंटू 17.91, मतलब ये मास ऑफ द यूनिट सेल है, और ये कितना है, 10⁻⁻29, है ना। अच्छा, तो आपके पास ये वाला आंसर आ गया, और यहाँ से आपका डेंसिटी भी निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ द ईच एटम तो आपका ये कांस्टेंट था, और 17.91 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो मास ऑफ द यूनिट सेल भी निकल गया मेरा। तो ये पूरा आपके पास जो टर्म आ गया वो कितना आ गया, आपके पास आ गया ये, मतलब ये कट ऑफ करके हमारे पास आंसर आया -29 था ना ये, और ये वाला हमारे पास ऊपर में जो 35.82 है उसका भी आंसर आ रहा था 10⁻⁻23 में, है ना। सो यहाँ था ना मास ऑफ द ईच एटम, वो तो आपके पास ऊपर का वैल्यू आ ही जा रहा था, सो इट इज़ 10⁻⁻23 ना। सो ये पूरा आपका पास आंसर आ जाएगा 9.7 इंटू 10⁻6 ग्राम मीटर इनवर्स का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर ग्राम है तो केजी में कन्वर्ट करोगे तो
407 इंटू 10⁻³ kg मीटर इनवर्स क्यूब ही आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। ये आपका क्या है, डेंसिटी, ठीक है। ये आपका कौन सा वाला डेंसिटी है, BCC का, बॉडी सेंटर्ड का। हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे FCC का। सो हमारे पास SCC का आ गया, BCC का आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे फॉर दी FCC विच इज़ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए रेडियस क्या होता है फेस सेंटर्ड का, A/√2, और यहाँ से हमारे पास जो A का वैल्यू है कितना आ जाएगा, 2√2 इंटू R, है ना। सो हमारे पास R कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या था, 144 इंटू 10⁻12 मीटर, और यहाँ से हम पूरा फाइंड आउट करेंगे एज लेंथ का वैल्यू विच इज़ 2 इंटू √2 का वैल्यू 1.414 इंटू 144 इंटू 10⁻12। इस पूरे को उठा के हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो आएगा 407 इंटू 10⁻12, है ना। इसका अगर मैं क्यूब निकालूँ तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट से निकल जाएगा, सो कितना आ जाएगा 407 का अगर मैं पूरा डेसिमल के साथ चेंज करूँ तो आपका आएगा 71.64 इंटू 10⁻29 मीटर क्यूब, है ना। और जो आपका मास ऑफ द यूनिट सेल है विच इज़ हैव द कांस्टेंट वैल्यू each एटम, मास ऑफ द ईच एटम से ही हम निकाल सकते हैं मास ऑफ द यूनिट सेल। सो यहाँ से हमारे पास जो कांस्टेंट था, भाई कांस्टेंट था कितना था, मास ऑफ द ईच एटम 17.91, है ना, ग्राम। और यहाँ से हमारे पास मास ऑफ द यूनिट सेल कितना आ जाता, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द फेस सेंटर, सो 4 इंटू 17.91 आएगा। और इसका पूरा का आंसर कितना है 7.10 टू पावर, ये आपको 10⁻23 में भी है ना, इसको भूलना नहीं है, 10.23, है ना, ये ग्राम में है। और यहाँ से हम अपना डेंसिटी निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा डेंसिटी 71.64 इंटू 10⁻29 अपॉन में 6.7 इंटू 10⁻23। पूरे का अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ कितना आ जाएगा 10 आपको 6.8 समथिंग देखने को मिलेगा। सो मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इसको 10.7 लिखने वाली थी, पर आपकी बुक में एक आंसर दिया हुआ है, इसलिए मैं 10.6 में स्टॉप कर रही हूँ, इंटू 10⁻3 कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे केजी में कन्वर्ट करना है, मीटर इनवर्स क्यूब, है ना। सो यहाँ पर मुझे FCC का वैल्यू मिल गया है। और एक और आपको चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, क्वेश्चन में यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख के रखी थी ना, वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम। देखिए क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन, हाँ यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करी थी मैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है इसका आंसर आ गया था, विच इज़ द वैल्यू लाइक दिस 7.5 इंटू 10⁻3। और जो आपका बॉडी सेंटर्ड का था उसका वैल्यू था 9.7 इंटू 10⁻3, और जो फेस सेंटर्ड का है उसका 10.6 इंटू 10⁻3 आ रहा है। और इफ द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर इज 10.6 इंटू 10⁻3, सो दैन द आंसर विल बी फेस सेंटर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप बताइए कमेंट में। एंड तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।